नमस्कार। आज हम चलेंगे टाइम में थोड़ा पीछे और जानेंगे भारत के पहले महान साम्राज्य की कहानी। ये कहानी है मगध की, एक ऐसी ताकत की जो एक छोटे से इलाके से उठकर एक बहुत बड़े साम्राज्य में तब्दील हो गई। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। तो देखिए, कहानी शुरू होती है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से। उस वक्त गंगा की उपजाऊ घाटी में कई छोटे बड़े राज्य हुआ करते थे, जिन्हें हम महाजनपद के नाम से जानते हैं। पर उन सब में से एक था मगध, जो धीरे धीरे इतना ताकतवर हो गया कि उसने बाकी सबको पीछे छोड़ दिया। तो सवाल ये उठता है कि भाई आखिर मगध में ऐसा क्या खास था? देखिए, इसके पीछे कुछ बहुत ही सॉलिड वजहें थीं। एक तो उनके पास लोहे की खदानें थीं, मतलब बेहतरीन औजार और हथियार। फिर जमीन इतनी उपजाऊ थी कि एक बड़ी आबादी और सेना को आराम से खिला सकती थी। और हाँ, सेना में हाथियों का इस्तेमाल, ये तो एक गेम चेंजर था। और इन सबसे ऊपर एक के बाद एक ऐसे राजा आए जो बहुत काबिल और महत्वाकांक्षी थे। तो आज हम किन राजवंशों की बात करने वाले हैं? सबसे पहले हर्यक वंश, जिन्होंने इसकी नींव रखी। फिर आएंगे शिशुनाग, जिन्होंने दुश्मनों का काम तमाम किया। उसके बाद नंद वंश, जिनके पास ताकत तो थी पर लोगों का साथ नहीं। और आखिर में मौर्य वंश, जिन्होंने इस साम्राज्य को एक अलग ही लेवल पे पहुंचा दिया। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं हर्यक वंश से। यही वो वंश था जिसने मगध के उस शानदार भविष्य की नींव डाली थी। अच्छा, अब इस वंश के मेन प्लेयर्स कौन थे जरा देख लेते हैं। इसके संस्थापक थे बिंबिसार। सबसे मशहूर राजाओं की बात करें तो वो थे खुद बिंबिसार और उनके बेटे अजातशत्रु। और इस वंश के आखिरी राजा हुए नागदासक। हर्यक वंश का सफर भी आप देखिए काफी उतार चढ़ाव वाला था। सबसे पहले बिंबिसार ने अपनी डिप्लोमेसी और जीतों से मगध को मजबूत बनाया। फिर उनके बेटे अजातशत्रु आए, जिन्होंने गद्दी संभाली और लिच्छवियों से एक लंबा युद्ध छेड़ा। उदयन ने राजधानी पाटलिपुत्र बनाई, जो एक बहुत बड़ा कदम था। लेकिन अफसोस, उनके बाद के राजा कुछ खास नहीं कर पाए और यहीं से इस वंश का पतन शुरू हो गया। अब अगर इनके सबसे बड़े कामों की बात करें तो बिंबिसार ने मगध के उदय की शुरुआत तो की ही, साथ ही बौद्ध और जैन दोनों धर्मों को संरक्षण दिया। और अजातशत्रु, उन्होंने भविष्य की राजधानी पाटलिपुत्र के किले का निर्माण करवाया और राजगृह में पहली बौद्ध संगीति मतलब फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल की मेजबानी भी। तो अगर हर्यक वंश को एक लाइन में समेटना हो तो बस इतना याद रखें, इन्होंने मगध की नींव रखी, फाउंडेशन, बस। तो ठीक है, नींव तो रख दी गई। अब आते हैं अगले पड़ाव पर, शिशुनाग वंश। इन्होंने मगध की ताकत को सिक्योर किया और उसे ऐसा बना दिया कि कोई उसे हरा न सके। चलिए अब इस वंश के भी मुख्य चेहरों को जान लेते हैं। संस्थापक का नाम तो वंश के नाम पर ही है, शिशुनाग। मशहूर राजाओं में खुद शिशुनाग और कालाशोक का नाम आता है। और आखिर में इस वंश के अंतिम राजा थे महानंदी। देखिए, शिशुनाग वंश का सबसे बड़ा काम था मगध के दुश्मनों को रास्ते से हटाना। शिशुनाग ने मगध के सबसे बड़े कंपेटिटर अवंती राज्य को खत्म ही कर दिया। और उनके बाद कालाशोक ने वैशाली में दूसरी बौद्ध संगीति करवाई और पाटलिपुत्र की इंपॉर्टेंस को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। तो शिशुनाग वंश का निचोड़ क्या है? सीधा सा है, इन्होंने मगध को एक अनबीटेबल पावर बना दिया, मतलब मैदान पूरी तरह साफ कर दिया। अब मगध के इतिहास में एक ऐसा दौर आता है जहां ताकत तो बेहिसाब थी पर लोग खुश नहीं थे। हम बात कर रहे हैं नंद वंश की। नंद वंश एक तरह का पैराडॉक्स था। एक तरफ देखिए तो उनके पास एक विशाल सेना थी, पैसा ही पैसा था, एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड स्टेट था। लेकिन दूसरी तरफ उनकी टैक्स पॉलिसीज बहुत जालिमाना थी और जनता उनसे बिल्कुल भी खुश नहीं थी। और यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी साबित हुई। तो नंद वंश के लिए सबसे जरूरी बात क्या है? यही कि पावर तो थी पर पब्लिक सपोर्ट जीरो था। और अब कहानी पहुंचती है अपने सबसे मशहूर पड़ाव पर, मौर्य वंश। इन्होंने नंदों की ताकत को ही हथियार बनाया और उस पर भारत का पहला महान साम्राज्य खड़ा कर दिया। मौर्य वंश के जो नायक हैं वो तो इतिहास में अमर हो गए। संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने भारत के पहले एम्पायर की नींव रखी। सबसे प्रसिद्ध राजा सम्राट अशोक, जिनका नाम आज भी हम सब जानते हैं। और इस महान वंश का अंत हुआ आखिरी राजा बृहद्रथ के साथ। तो इस साम्राज्य की नींव कैसे पड़ी? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की मदद से न सिर्फ नंदों को उखाड़ फेंका
बल्कि पहली बार भारत के एक बहुत बड़े हिस्से को एक झंडे के नीचे ले आए। और ये सिलसिला रुका नहीं। उनके बेटे बिंदुसार ने इस साम्राज्य को और आगे बढ़ाया, दक्षिण भारत तक। लेकिन फिर मौर्य इतिहास में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। सोचिए, ऐसी कौन सी घटना हो सकती है जिसने न सिर्फ एक सम्राट बल्कि पूरे साम्राज्य का भविष्य बदल दिया हो? वो घटना थी कलिंग का युद्ध। इस जंग में जो खून खराबा और तबाही हुई, उसने सम्राट अशोक को अंदर तक झकझोर दिया। इस युद्ध को जीतने के बाद अशोक वो अशोक रहे ही नहीं। इस युद्ध के बाद अशोक ने एक नई पॉलिसी अपनाई जिसे धम्म कहा गया। ये कोई धर्म नहीं था, बल्कि शासन करने का एक नया नजरिया था जिसमें अहिंसा, सहनशीलता और लोगों की भलाई सबसे ऊपर थी। और इस सोच को उन्होंने पत्थर के शिलालेखों पर खुदवाकर अपने पूरे साम्राज्य में फैलाया। तो मौर्य वंश की विरासत क्या है? इसे आप एक इक्वेशन की तरह समझ सकते हैं। पावर प्लस एडमिनिस्ट्रेशन प्लस मोरालिटी, शक्ति, प्रशासन और नैतिकता, यही कॉम्बिनेशन उन्हें सबसे अलग बनाता है। चलिए, अब तक हमने जो भी समझा है उसे फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि पूरी कहानी दिमाग में एकदम सेट हो जाए। ये देखिए, ये सुपर टेबल पूरी कहानी का निचोड़ है। हर्यक ने क्या किया? मगध का उदय किया। शिशुनाग ने दुश्मनों का सफाया किया। नंद ने ताकत को एक जगह इकट्ठा किया और मौर्यों ने उस ताकत से एक साम्राज्य बनाया और उसे धम्म की नीति दी। और अगर इसे हमेशा के लिए याद रखना है तो ये रही 10 सेकंड की मेमोरी ट्रिक। कहानी के 4 स्टेप्स हैं: राइज यानी उदय, हर्यक, सिक्योरिटी यानी सुरक्षा, शिशुनाग, पावर यानी शक्ति, नंद, और आखिर में एम्पायर एंड पॉलिसी यानी साम्राज्य और नीति, मौर्य। सिंपल। और आखिर में एक सवाल जिसके बारे में सोचना जरूरी है। मगध की ये पूरी कहानी हमें क्या सिखाती है? ये कैसे साबित करती है कि सच्ची और टिकने वाली ताकत सिर्फ फौजी ताकत से नहीं आती, बल्कि उसके लिए कुछ और भी चाहिए होता है? सोचिएगा जरूर।